हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह वीडियो एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। पिछले वीडियो में मैंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में मैं वर्ग संघर्ष के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल के बारे में मार्क्स ने क्या कहा। मार्क्स कहता है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरोडोक्स सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वह कहता है कि समाज में सदैव दो विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहता है और इन वर्गों का आधार जो होता है वो आर्थिक होता है। इनमें से एक वर्ग आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग है और दूसरा जो वर्ग है आर्थिक सत्ता से विहीन, जो कि अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला वर्ग होता है। वह कहता है कि इन दोनों वर्गों का अस्तित्व हमेशा किसी न किसी रूप में रहा है। Marx states that two opposing classes have always existed in society. The basis of these classes is economic. One of these classes is a class with economic power and the other class is a subsistence class selling its labor devoid of economic power. His statement is that both these classes have existed in some form in every era. साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, श्रेणीपति और दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित सदा एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते रहते हैं, कभी छिपे रूप में कभी प्रकट रूप में। ये अनवरत संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्षरत वर्गों के सामान्य सर्वनाश में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट स्टेट्स दैट फ्रीमैन एंड स्लेव, पैट्रिशियन एंड प्लेबियन, लॉर्ड एंड सर्फ, गिल्ड मास्टर एंड journeyman, in a word oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that is time ended either in a revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of the contending classes. मार्क्स कहता है कि इस तरीके के संघर्ष में पूंजीपतियों और श्रमिकों का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजीपति शोषक है और श्रमिक शोषित है। इन दोनों वर्गों के हित हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यह संघर्ष तभी समाप्त होगा जब पूंजीवाद का विनाश होगा और श्रमिकों की विजय होगी। मार्क्स की यह मान्यता है कि इतिहास के प्रत्येक युग में एक वर्ग की प्रधानता रही है, जिसने कि दूसरे वर्ग का हमेशा शोषण किया है। शोषित वर्ग ने संघर्ष करके शोषक वर्ग को हराकर युग परिवर्तन करता रहा है। मार्क्स की धारणा है कि संपन्न वर्ग, जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त है, और श्रमिक वर्ग में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। दास युग में स्वामी और दास दो वर्ग थे। सामंतवादी युग में सामंत तथा कृषक वर्ग थे और वर्तमान में पूंजीवाद में पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग हैं। पूंजीपतियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और श्रमिक अपना श्रम बेचकर अपना खर्च चलाता है, अपनी आजीविका को चलाता है। दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों के मिले बिना उत्पादन संभव नहीं है। लेकिन दोनों के जो हित और उद्देश्य हैं वो अलग अलग है।
पूंजीपति श्रमिक से अधिक काम लेकर उनको कम वेतन देना चाहता है, जबकि श्रमिक अपने श्रम का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। पूंजीपति श्रमिक की अपेक्षा अच्छी स्थिति में होते हैं। श्रम नाशवान है, अतः श्रमिक अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करता है। वह जानता है कि यदि वह आज काम नहीं करेगा तो उसका आज का श्रम बेकार चला जाएगा, वह उसके बदले में दूसरे दिन दुगना काम नहीं कर पाएगा। पूंजीपति इसी का लाभ उठाते हैं और कम कीमत पे वो श्रम को खरीदना चाहते हैं। चूंकि श्रमिकों की मांग कम होती है, लेकिन उसकी पूर्ति श्रमिक की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है, इसलिए श्रमिक को मजबूर होकर अपना श्रम जो है सस्ते में बेचना पड़ता है। परंतु जब श्रमिकों को इस शोषण का ज्ञान हो जाता है तो वे अपने शोषकों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, यानी पूंजीपति के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मार्क्स ऐसा मानता है कि इस संघर्ष के कारण फिर सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और नई व्यवस्था में दो विरोधी व्यवस्थाओं का समन्वय होगा। उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा, न कोई वर्ग भेद होगा और न कोई वर्ग संघर्ष होगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद में स्वयं विनाश के बीज मौजूद होते हैं। Capitalism carries within itself the seeds of its own decay. Marx' view is that elements of the destruction of the capitalism are found in this system itself, and its destruction is also inevitable. The capitalists want to produce more to make more profit, which causes the money to accumulate in the hands of a few individuals few people because there is competition in the market and the smaller capitalists cannot compete in competition with the larger capitalist, which result is that money start accumulating in the hands of few people. The capitalists pay less to the workers to earn more profit and to keep the quality of goods good and the price cheaper, which creates a feeling of rebellion among the workers toward the capitalist. In this way, all the workers are organized internationally and their movement takes international form. Marx believes that this form of organized labor will cause the capitalist economy to collapse. The labor can establish the dictatorship of the proletariat class after taking away capital and power from the capitalist on the basis. Marx assumes that capitalism carries within itself the seed of its own decay. Although Marx believes is that germs of its destruction seeds of its destruction are present in capitalism and it will be destroyed, but to destroy it quickly, laborers must unite and make revolution. कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद के विनाश के तत्व स्वयं इस व्यवस्था में पाए जाते हैं और उसका विनाश भी अवश्यंभावी है। मार्क्स अपने इस कथन के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि पूंजीपति अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक उत्पादन करना चाहता है, जिससे धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित हो जाता है। क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता में छोटे पूंजीपति बड़े पूंजीपति के मुकाबले में नहीं टिक पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि धन जो है थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी होती रहती है और श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। और पूंजीपति सामान की गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए और उसको सस्ती रखने के लिए
वो मजदूरों को कम वेतन देते हैं, जिससे मजदूरों में पूंजीपति के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मजदूर संगठित होते हैं और उनका आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेता है। मार्क्स का ऐसा मानना है कि संगठित मजदूरों के इस अभियान के समक्ष पूंजीवादी जनाजा लड़खड़ाकर गिर जाएगा। मजदूर पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायकों से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करेंगे। इस आधार पर मार्क्स मानता है कि पूंजीवाद में विनाश के बीज मौजूद हैं। यद्यपि मार्क्स की यह धारणा है कि पूंजीवाद में इसके विनाश के बीज मौजूद हैं और इसका नाश अवश्य होगा, परंतु इसको शीघ्र नष्ट करने के लिए मजदूरों को अवश्य संगठित होकर क्रांति करनी चाहिए। मार्क्स के पूंजीवाद के विश्लेषण से कई विशेषताएं निकल करके आती हैं, जो कि इस प्रकार से है। द पर्पज ऑफ कैपिटलिज्म, पर्सनल प्रॉफिट। पूंजीवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के हित और उपभोग को ध्यान में रखकर विशेष रूप से व्यक्ति के लाभ के लिए होता है। यह लाभ पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करके कमाता है। नेक्स्ट है लार्ज प्रोडक्शन एंड द टेंडेंसी ऑफ मोनोपोली इन कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में विशाल उत्पादन तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंपटीशन के आधार पर छोटे पूंजीपति कंपटीशन से बाहर होकर श्रमिक वर्ग में सम्मिलित होते रहते हैं और पूंजी का केंद्रीकरण होता रहता है, जिससे एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपती है और श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहती है। और इस प्रकार पूंजीवादी समाज धीरे धीरे दो विरोधी वर्गों में, जिसको कि बोर्जियस या पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो है प्रोलेटेरिएट क्लास में बढ़ जाता है, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म इज द ओरिजिनेटर ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। पूंजीवाद आर्थिक संकटों का जन्मदाता। पूंजीवादी प्रणाली समय समय पर आर्थिक संकट पैदा करती है। अधिकतर उत्पादन श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति से अधिक हो जाने पर पूंजीपति उत्पादित माल को नष्ट करके कृत्रिम कमी पैदा कर देते हैं और इस प्रकार आर्थिक संकटों को जन्म देते हैं। मार्क्स यह भी मानता है कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है वैसे वैसे श्रमिकों की दरिद्रता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, इन कैपिटलिज्म द एक्सेस वैल्यू गोज इनटू द पॉकेट ऑफ कैपिटलिस्ट। पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। उत्पादन से होने वाला लाभ पूंजीपति अपनी जेब में रख लेता है, जबकि मार्क्स के विचार से वह श्रमिक को मिलना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल की वास्तविक कीमत और उस वस्तु की बाजार कीमत का अंतर होता है। नेक्स्ट, द एबॉलिशन ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट इन कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति। पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिक के वैयक्तिक चरित्र का लोप हो जाता है और उसका यंत्रीकरण हो जाता है। इसमें श्रमिक स्वाभिमान खोकर यंत्रों का दास बनकर रह जाता है। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म एड्स इन यूनिटी ऑफ वर्कर्स और लेबर। पूंजीवाद श्रमिकों की एकता में सहायक है। पूंजीवाद के बढ़ने से श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती है। वे सब एकत्रित होकर पारस्परिक कष्टों के निवारण के लिए संगठित होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है कैपिटलिज्म द फादर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट। पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों का संगठन भी विकसित होकर अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेता है। तभी मार्क्स नारा देता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ।
मार्क्स का विश्वास था कि मजदूरों की क्रांति में पूंजीवाद नष्ट हो जाएगा और समाजवादी समाज की स्थापना होगी। अब हम अंत में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की बात करेंगे, क्रिटिसिज्म की। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की निम्न आधार पर आलोचना की गई है, जिसमें पहला है द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ इज कोऑपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। मानव जीवन संघर्ष पर आधारित न होकर सहयोग, दया, प्रेम, स्नेह, त्याग, सहानुभूति, परोपकार आदि पर आधारित है। यदि संघर्ष सामाजिक जीवन का मूल आधार होता तो मानव जीवन अभी तक कब का समाप्त हो चुका होता। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिल मालिक व मजदूर आपस में मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट क्लासेज इन सोसाइटी इज नॉट मेयरली इकोनॉमिक। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का आधार केवल आर्थिक नहीं। समाज के बीच पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों में आपस में संघर्ष का कारण एकमात्र आर्थिक कारण नहीं है, अपितु अन्य अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारण भी संघर्ष को जन्म देते हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा मानवीय संबंधों का केवल आर्थिक रूप देखा गया, जबकि उसके समाजशास्त्रीय पक्ष का अध्ययन भी समाज को समझने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली टू बट मेनी क्लासेज आर फाउंड इन सोसाइटी। समाज में दो वर्ग ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अनेक वर्ग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 वर्ग तो प्रत्येक समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और कार्ल मार्क्स के द्वारा इसी मध्यम वर्ग को भुला दिया गया है। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ बिल्डिंग क्लासेज इज नॉट मेयरली इकोनॉमिक। वर्गों के निर्माण का आधार केवल मात्र आर्थिक नहीं होता। समाज में वर्गों के निर्माण में यद्यपि आर्थिक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन केवल मात्र इसी तत्व के आधार पर विभिन्न वर्गों का निर्माण नहीं होता, अपितु धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आधार पर भी विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त वर्गों का निर्माण, पुनर्निर्माण आदि की भी प्रक्रिया चलती रहती है तथा लोग एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश कर वर्गों का निर्माण करते हैं और उन्हें समाप्त भी करते हैं। नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली बाय क्लासिज्म। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप में पाई जाती है। यह मानना भी सत्य नहीं है कि प्रत्येक समाज में वर्गीयता की भावना प्रबल पाई जाती है। अधिकांश रूप में यह देखा गया है कि जब कभी भी संकट की स्थिति होती है तो पूंजीवाद व मजदूर वर्ग दोनों ही मिलकर उनका सामना करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश ए डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट आफ्टर द रिवॉल्यूशन एंड द रिवॉल्यूशन आफ्टर द क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के बाद क्रांति तथा क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना आवश्यक नहीं है। कार्ल मार्क्स यह मानता है कि समाज में पाए जाने वाला वर्ग विभेद वर्ग संघर्ष को जन्म देता है और यह वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से एक दिन साम्यवादी क्रांति में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और वह पूर्ण रूप से पूंजीवाद को समाप्त कर देगा। परंतु यह केवल कल्पना मात्र है, व्यवहार में इसके क्रियान्वित होने की संभावनाएं बहुत कम है। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन इज पॉसिबल ओनली बाय द इंटेलेक्चुअल। क्रांति बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही संभव है। किसी भी सशक्त शासन सत्ता के विरुद्ध क्रांति करना इतना आसान नहीं है जितना कि कार्ल मार्क्स के द्वारा माना गया है। क्रांति के लिए उपयुक्त समय का चुनाव करना व उसे सफल बनाने के लिए बहुत सोच समझ की आवश्यकता होती है और यह कार्य केवल बुद्धिजीवियों के द्वारा ही किया जा सकता है।
सामान्य जनता के द्वारा नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, क्लास स्ट्रगल इज नॉट द ओनली वे टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। केवल मात्र वर्ग संघर्ष ही पूंजीवाद के दोषों को दूर करने का उपाय नहीं है। कार्ल मार्क्स के द्वारा पूंजीवाद के दोषों को दूर करने का मात्र वर्ग संघर्ष माना गया है, परंतु कानून के द्वारा तथा पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार करके बिना क्रांति के भी इसके दोषों को दूर किया जा सकता है तथा सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसकी समीक्षा करते हुए प्रोफेसर कैरियू हंट ने कहा है कि मार्क्स का यह विचार कि मनुष्य के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, यद्यपि आम लोगों में यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। युक्ति महत्व रखती है, उसका यह विचार महत्व रखता है, लेकिन एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में यह गलत है, मिथ्या है। थैंक यू।